हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को जो डीएलएड के 2014 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है, इस कथन का अभिप्राय है। अध्यापक का मस्तिष्क कभी परिपक्व नहीं होता है। अध्यापन के साथ वह अध्ययन भी जारी रखता है। विद्यार्थी की भांति वह सादा जीवन ही बिताता है। वह सदा ही विद्यार्थियों के बीच घिरा रहता है। तो इसका राइट आंसर है कि अध्यापन के साथ वह अध्ययन भी जारी रखता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर महिलाओं का शिक्षण कार्य करना अच्छा होता है क्योंकि वे बच्चों की देखरेख माँ की तरह कर सकती हैं, देखने में सुंदर होती हैं, समय की पाबंद होती हैं, संभाषण में मधुर होती हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ से अटैच्ड रहते हैं। अगर पूर्व प्राथमिक स्तर पर महिला टीचर को रखेंगे तो वो माँ की तरह बच्चे की देखभाल करेंगी, तो जिससे बच्चा भी उस टीचर के साथ कनेक्टिव फील करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की देखरेख माँ की तरह कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपकी कक्षा के छात्र किसी विषय में रुचि नहीं ले रहे हो तो आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे, उन्हें उस विषय से संबंधित कोई रोचक कार्य देंगे, उन्हें कहानी सुनाने लगेंगे, उन्हें दंडित करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें उस विषय से संबंधित कोई कार्य देंगे जिससे बच्चों का जो इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के लिए बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, बालकों की विषय में रुचि हो, एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। तो देखिए इसका राइट आंसर है कि बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बालकों के माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वो क्यों होती है? ताकि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे की प्रॉब्लम को टीचर को बताएं और टीचर पेरेंट्स को बताएं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, माता पिता से मित्रता करने के लिए, देखिए बिल्कुल गलत है। बालकों की समस्याओं को हल करने के लिए, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, बट और भी चेक कर लेते हैं। उनका आर्थिक स्तर जानने के लिए, ये भी गलत है। विद्यालय के कार्यों में सहयोग लेने के लिए, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है कि बालकों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया है वो समस्या केंद्रित होती है। इसका उद्देश्य होता है कि जो भी विद्यालय में आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान करके उसमें सुधार किया जाए। और समस्या जो होती है वो कक्षा, विषय या विद्यालय की दैनिक समस्या हो सकती है। और इसमें जो अनुसंधान करता होता है वो स्कूल के दायरे में आने वाले ही लोग, जैसे टीचर, प्रिंसिपल, प्रबंधक, निरीक्षक ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर है तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं से। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना बालकों द्वारा विद्यालय छोड़ जाना, अध्यापकों का प्रशिक्षित ना होना, पर्याप्त दृश्य श्रव्य सामग्री का अभाव, बालकों का शिक्षा ग्रहण करने के योग्य ना होना। तो देखिए ये सारे ही प्रारंभिक शिक्षा की समस्याएं हैं, पर सबसे बड़ी समस्या है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना बालक विद्यालय छोड़ देते हैं। अब विद्यालय छोड़ने की उनकी बहुत सारी वजह हो सकती है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाना ना चाहते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। उसे कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। देखिए अनुशासन होना चाहिए बट कठोर नहीं, थे, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए, यह ऑप्शन ठीक लग रहा है और चेक कर लेते हैं। उसे छात्रों का निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना चाहिए। देखिए परीक्षाएं होनी चाहिए बट व्यस्त रखने के लिए नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसे कठोर नियमों की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। देखिए नियम होने चाहिए बट कठोर नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर है, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बातें करते हैं, आपके ख्याल से उनके इस कार्य से उन दोनों की हानि होती है, सारी कक्षा को हानि होती है, अध्यापक का ध्यान बढ़ता है या उपर्युक्त सभी? तो देखिए इससे दोनों की भी हानि होगी, पूरी क्लास भी डिस्टर्ब होगी और अध्यापक भी अगर पढ़ा रहा है तो बार बार उनको बातें करते हुए देखेगा तो उसका भी ध्यान बटेगा। तो इसका आंसर है कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी
सभी से गलती होती है। देखिए ये ठीक लग रहा है। और ऑप्शन देखते हैं, इस घटना की अनदेखी करके पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। देखिए अनदेखी नहीं करनी है, नहीं तो बच्चा आज एक पे हंसा है, कल फिर दूसरे पे हंसेगा। तो ये ऑप्शन गलत है। हंसने वाले छात्रों को चेतावनी देनी चाहिए कि आइंदा ऐसी हरकत करेंगे तो पिटेंगे। देखिए पीटने वाला ऑप्शन गलत हो जाता है हमेशा। अगला है, हंसने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब तक हम उन्हें समझाएंगे नहीं कि ये करना गलत है, वो दोबारा ये हरकत फिर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है। अगला क्वेश्चन है, आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति आतुरता से हाथ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप छात्रों की इतनी अधिक आतुरता पर नाराज होंगे। देखिए बिल्कुल गलत है। आतुरता पर नाराज नहीं होंगे, बल्कि टीचर को तो अच्छा लगेगा कि मैंने पढ़ाया तो बच्चे को समझ आया। तो ये ऑप्शन गलत है। आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे। देखिए ये आंसर ठीक है। आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। देखिए इससे भी फ़ायदा है कि अगर पता चल जाएगा इससे कि किनको नहीं आया तो उनको आप दोबारा से समझा सकते हैं। बी और सी दोनों। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती। ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन ए, उनसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आए या ना आए। देखिए गलत है। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए। ये भी गलत है। उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। ये ठीक लग रहा है, पर दूसरा ऑप्शन भी चेक करते हैं। उनसे कह देंगे कि वे अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। देखिए ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि उन्हें ऐसा कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के जो छात्र हैं उनको दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। अगला क्वेश्चन है, एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना। देखिए परीक्षा उत्तीर्ण करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन है। अगला, अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना। देखिए हर कोई बालक खिलाड़ी नहीं बनना चाहेगा। तो ये भी गलत है। बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, ये ठीक लग रहा है। बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना। देखिए ये वही बात होगी कि किस बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो यह है कि बालकों में थिंकिंग एबिलिटी का विकास करना, जिससे वो सोच सके कि उनके भविष्य के लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा। देखिए कड़ा अनुशासन नहीं रखना है, ये गलत है। उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये एक हद तक हो सकता है, इससे बच्चा थोड़ा एक्टिव रहता है। श्यामपट्ट का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसका सबसे सही आंसर होगा कि जब तक उसमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, क्योंकि तब तक बच्चा ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाएगा जब तक उसको उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट ना बढ़े। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे किस नाम से विख्यात है? तो जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना है उसे वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है। इसे नई तालीम, बेसिक शिक्षा इस नामों से भी जाना जाता है। और बुनियादी शिक्षा योजना की जो स्थापना हुई थी वो 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी में हुई थी। तो इससे आगे की क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।